सॉरी, एम आई ऑडिबल नाउ? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, you are audible. ओके, चले। अच्छा, इसके बाद नेचुरल हैजर्ड्स होंगे और डिजास्टर्स, जिनके अंदर हम अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामीज और डिफरेंट डिजास्टर्स देखेंगे। अगर तो आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा हुआ और जो मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को ये कोई दूसरी दुनिया की बात लग रही होगी, लेकिन अगर आप लोग सिलेबस देख कर आए हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। दिस इज वेरी इजी। बिल्कुल एक नॉर्मल सा सिलेबस है, आप लोग सबको ये चीजें पता होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी होती हैं। बस इनको एक थोड़ा सा टेक्निकल वे में लेके हमने चलना होगा, ठीक है ना? और कोई ज्यादा बहुत एक्स्ट्रा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की। अच्छा, उसके बाद थोड़े से एनर्जी रिसोर्सेज आ जाएंगे, जिनके अंदर आप हम रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को देखेंगे। थोड़ा सा केमिस्ट्री का इसमें पोर्शन आ जाएगा, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, जिसमें सॉरी केमिकल बॉन्ड्स होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा रेज की बात कर लेंगे। ऐसे करती हूँ कि मैंने तो सीएसएस स्पेशल एग्जाम नहीं देना, तो मैं क्लास को एंड कर देती हूँ। और जिनके पास ये, अगर आप जिस जो पढ़ाना चाह रहे हैं बोर्ड पे, प्लीज वो आ जाएं। आई डोंट नो ये कौन डूडलिंग कर रहा है। मैम आप सिक्योरिटी में जाके ना इनकी एनोटेशन बंद कर दें। करंटली यू आर होस्ट, तो मैं आप सिक्योरिटी में जाके एनोटेशन बंद कर दें तो ये नहीं होगा। अच्छा, नहीं, मैं व्हाई शुड आई डू दैट? यू पीपल आर स्पेंडिंग योर टाइम हेयर, आप अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं, आप लोग अपना वक्त यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अगर आप लोग कोई अचीव करने के लिए चीज नहीं आए तो आप लोगों का यहाँ बैठने का कोई पर्पज नहीं है, मेरा ख्याल है। अगर आप लोगों का थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड है तो इसका मतलब है कि आप लोग सीएसएस तो देने नहीं आए हुए। तो मेरा भी टाइम जाया है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। आप लोग खुद इतने मेच्योर हैं, इतने आप लोग माशाल्लाह समझदार स्टूडेंट्स हैं कि आप एस्पायरेंट्स हैं, आप सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग ये एटीट्यूड शो कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरी एवरी टीचर जिसके साथ भी आप पढ़ रहे हैं। आपको इस तरह का बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए, मेरा ख्याल है। अब काइंडली अपना ख्याल रखिएगा, मैं सिंपली रिमूव कर दूंगा बगैर बताए आपको, ठीक है? मैंने वो रिमूव कर दिया मैम उसको। आप ठीक है कंटिन्यू करें। नेक्स्ट किसी की भी कोई भी ऐसी हरकत हुई तो मैं उसको वैसे ही उसको ब्लॉक भी कर देंगे यहाँ से। वी विल कंटिन्यू विद दी बायोलॉजिकल साइंसेज नेक्स्ट। फिजिकल साइंसेज के बाद आपका एक बायोलॉजिकल साइंसेज का पोर्शन होगा, जिसमें हम बायोलॉजिकल, मैं लिख देती हूँ, बायोलॉजिकल साइंसेज, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको पता है कि हम थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके फंक्शंस को देख लेंगे, हम बायोमोलिक्यूल्स को देखेंगे, और आज बायोमोलिक्यूल्स को हम थोड़ा सा स्टार्ट भी करेंगे, आपको मैं डेमो क्लास में बता भी दूंगी। जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वी हैव कार्बोहाइड्रेट, वी हैव एंजाइम्स। हम थोड़ा सा एनिमल और प्लांट किंगडम को स्टडी करेंगे। जो लोग साइंसेस बैकग्राउंड से आए हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और जिन्होंने उस तब नहीं पढ़ा तो आप लोगों ने यकीनन मैट्रिक में या उससे पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ी भी नहीं होगी जो आप लोगों के लिए न्यू हो, ठीक है। मैं बस आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि सब कुछ फेमिलियर है, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की बात है। इसमें हम थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी को देखेंगे, डिटेल से देखेंगे हम। आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो बाकी ह्यूमन स्केलेटन या ब्रेन, ये मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम देखेंगे, हार्ट को स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद वी हैव प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड, वो भी हम देख लेंगे, हमारे पास टाइम हुआ इंशाल्लाह। और अगर टाइम नहीं होता, कोई क्लास मिस हो जाती है, तो आई विल प्रोवाइड यू विद दी स्क्रीनशॉट्स, और या फिर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। हम वो देखेंगे कैसे करना है। अच्छा जी, बायोलॉजिकल साइंसेस के बाद वी विल बी हैविंग तीसरा पोर्शन हमारा एनवायरमेंटल साइंसेस का होगा। एनवायरमेंटल साइंसेस में आप लोग थोड़ा एनवायरनमेंट को देखेंगे, जिसमें मेजर एटमॉस्फेयर चीज आ जाती है, जिसमें हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर को देखेंगे। अगर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन में आप लोग देखेंगे ओजोन को देखेंगे, ओजोन लेयर। फिर वी विल सी पोल्यूटेंट्स देखेंगे किस किस तरह के हैं, कुछ एयर पोल्यूशन के इश्यूज देखेंगे। हम एसिड रेन को देखेंगे, हम ओजोन डिप्लीशन को देखेंगे क्यों हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह का है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, कैसे कम होनी चाहिए। हाँ, और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं इस पे हम वो देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली, ठीक है। फिर वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन भी इसी में इंक्लूड होगा।
अच्छा, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक और, दैट इज द फूड साइंसेस। ठीक है, तो मैं पहले से अपोलोजाइज कर लूं एक चीज के लिए कि अगर मैं कुछ लिख रही हूँ सेंटेंस के अंदर और किसी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो आप लोगों ने उसको खुद ही से ठीक कर लेना, ठीक है, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और हर एक को स्पेलिंग पता है, तो कुछ चीज मिस हो जाती है तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये ऐसे गलत लिख दिया। ठीक है, अच्छा, फूड साइंसेज में हम लोग थोड़ा सा बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें हम विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल, मिनरल्स, फाइबर्स, फिर हम थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ फूड की चीजें डिस्कस करेंगे, फूड डिटेरियोरेशन क्यों होती है, किन वजह से होती है वो देखेंगे। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल बी हैविंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोर्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस के ये 5 पोर्शंस हैं पहले, और इन 5 पोर्शंस में आगे जो सब टॉपिक्स मैंने आपको थोड़े मेजर बताए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद दूसरा जो पोर्शन है पार्ट 2, दैट इज जनरल एबिलिटी, जिसमें आपका मैथ्स और बाकी वो वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, इट्स ऑलरेडी 8:20 और हमने करना था स्टार्ट, तो हम ऐसे करते हैं कि हम कर लेते हैं और हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। और आई कैन सी योर मैसेजेस, तो आप लोग कोई क्वेरी है बीच में आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग अपना मैसेज बीच में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वी विल स्टार्ट विद द फूड साइंसेस। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों ने जो मेजर क्वेश्चन होता है कि हम किसके नोट्स फॉलो करें, हम किसकी बुक फॉलो करें या इंटरनेट से हम डेटा गैदर करते रहें। पहली चीज तो जैसे आपको फिजिबल लगता है आप वैसे करें, ठीक है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो इनकी बुक है, ये आई हैव दिस मियां शफीक की बुक है, ठीक है, आप मियां शफीक की बुक ले लें और आप इसको फॉलो करें। इसके अंदर हर चीज बहुत डिटेल्ड तरीके से दी हुई है। जब आप इसको फॉलो कर रहे होंगे और जो टॉपिक मैं पढ़ा रही होंगी आप उसको मियां शफीक की बुक से फॉलो करेंगे, और उसके बाद पढ़ने के बाद आप उसको एक दफा नेट पे, अगर आपके पास टाइम है, वेल एंड गुड, आप उसको सर्च कर लें। और अगर आपको उसमें कोई ऐसी चीज क्वालिटी की लग रही है जो कि शायद मेरे से मिस हो गई है या बुक के अंदर नहीं दी हुई, एंड यू थिंक कि पेपर में ये आपका पेपर थोड़ा कैची बना सकती है, तो आप उसको अपने साथ स्टिकी नोट्स लगा के इंक्लूड कर लें। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे। जी जी बिल्कुल, मैं यही बता रही हूँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज अगर मैंने भी कोई किसी भी तरह के एग्जाम्स दिए हैं, वेदर मेरे एकेडमिक या किसी तरह के भी कम्पिटिटिव और एनी अदर, तो मैंने भी यही इसके लिए अप्लाई किया है कि हर चीज कोई आधी इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, आधी बुक के अंदर होती है, तो थोड़ी सी रिसर्च आपने करनी होती है और वो मिल के फिर सारी जब अच्छी सी खीर बन जाती है ना तो वो खाने में मजा आता है। तो आपको ऐसा है कि आप एग्जामिनर को एक अच्छी सी खीर दें जिस उसको खाने में मजा आए। ठीक है, अच्छा, फूड साइंसेज है, फूड साइंसेज में ढेर सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हम जो आज थोड़ा सा टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास होगा फूड साइंस का। आप लोग को ये टॉपिक अगर करना चाह रहे हैं तो आप लोग मुझे अपने सजेशंस दे दें, वरना वी विल गो विद दिस टॉपिक। ठीक है, सजेशंस आर ओपन, सजेशंस आर वेलकम, ऑलवेज वेलकम। अच्छा, हम देखेंगे आज जी कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट देखते हैं। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स मैम जो आप करवाएं वही बेस्ट है। बस चलें फिर ये पढ़ते हैं, हम सारे टॉपिक्स आगे कर लेंगे, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बस जो करवा रही हूँ आप लोग वो देखते रहें और फिर साथ साथ मुझे फीडबैक भी आप लोग देते रहें। ठीक है, तो कौन बैलेंस डाइट होती क्या है, क्यों जरूरी है, इसमें क्या क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि मैम पढ़ा रही हैं और लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है और अब मैडम खुद भी सोने चली गई हैं तो हम भी लैपटॉप करें बंद और सोने चले जाएं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने 15-20 मिनट जागना है और इस टॉपिक को ना एकदम खुद भी रिवाइज कर लेना है, ताकि एक दफा चीजें आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर आपके लिए दोबारा पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा जी, बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वो होती है जो कि
आपकी सारी जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनको फुलफिल करती है, ठीक है ना। अब आपकी न्यूट्रिशन में आपको क्या क्या चाहिए, आपको प्रोटीन्स चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, आपको फैट्स चाहिए, आपको आपकी हेल्दी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की नर्चरिंग के लिए, उसके लिए आपको ना कुछ चीजें चाहिए जो आपको कैसे मिलती हैं, बैलेंस डाइट से मिलती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं बैलेंस डाइट। बच्चों की तरह मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगी, देखें जरा। इज वन that fulfills all of a person's न्यूट्रिशनल नीड। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, देखिए अब जिस तरह एक ये सिंपल आपको पूछा गया है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट के अंदर ना कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो लिखना जरूरी होती है, जिनसे एग्जामिनर को पता चले कि भाई इसको कॉन्सेप्ट है। तो अ बैलेंस डाइट इज वन दैट फुलफिल्स ऑल ऑफ पर्सनस नीड भी ठीक है, बट अगर आप न्यूट्रिशनल डालेंगे तो उसको पता चलेगा कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स में तो आप रह रहे हैं और आपने वो टॉपिक पढ़ना है, मतलब मैं क्या आपको बताऊं। अच्छा जी, न्यूट्रिशनल नीड, ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमंस को क्या चाहिए होता है, ह्यूमंस नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज to stay healthy और किस लिए, for proper growth, development and normal functioning। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया बैलेंस डाइट का। आप इतनी सी चीज भी लिख देंगे ना और आप इसकी हेडिंग मार्कर से दे देंगे और आप ये थोड़ा सा इसको इटैलिक स्टाइल में या इस तरह की फॉर्म में लिख देंगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एक दो लाइंस के अंदर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया बैलेंस डाइट का, ठीक है ना। अब हमारे पास बैलेंस डाइट के अंदर ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास क्या है। देयर आर फ्यू इसेंशियल फैक्टर्स दैट यू नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, ठीक है ना। तो देयर आर 7 essential फैक्टर्स कह लें, थिंग्स कह लें, फैक्टर्स लिखने तो ज्यादा अच्छा है फॉर अ हेल्दी डाइट, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, अब हम वहां अपने फैक्टर्स देखते हैं कि हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ऐसे हम ठीक है जी, ये बन गया। और यहाँ से जो है ना हम अच्छा, एक और चीज जनरल साइंस के अंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप थोड़ा डायमेटिकली चीज को अगर एक्सप्लेन करेंगे ना तो वो भी एग्जामिनर के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देगी कि अच्छा स्टूडेंट को काफी सारी चीजें डायमेटिकली भी पता है और पिक्चर्स आपको पता है वैसे ही कैची होती हैं। तो आप लोग इस तरह से कुछ डायग्राम्स के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजें, ठीक है, रादर कि आप उसको राइटिंग में लिखते रहें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये क्या क्या है। तो हमारे पास वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास, ठीक है। फैक्टर में कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फिर उसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स हो गई, देन वी हैव फैट्स दैट आर रियली वेरी, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है, प्रोटीन्स, देन वी हैव फैट्स, देन वी हैव वाइटामिन्स। अभी हम इनके परसेंटेजेस भी देखेंगे, हम देखेंगे कितनी अमाउंट में कितनी रेशो में होती हैं बॉडी के अंदर विटामिन्स, ठीक है। vitamins हो गई, then we will be having fibers,
मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 एसेंशियल जो फैक्टर्स हैं हेल्दी डाइट के लिए, जिनमें हेल्दी डाइट में क्या क्या होना चाहिए, वो 7 फैक्टर्स हैं, ये होने चाहिए। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने लिख लिया तो मुझे बताएं, आई विल मूव ऑन। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें ताकि हम आगे चलें। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे ना साइड नोट के तौर पे लिखवा रही हूँ, ये आप नोट कर लें। इसको ना हम यहाँ पे ऐसे वो कर लेते हैं, स्टार कर लेते हैं। स्टार मींस के कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या याद रखने वाली चीज है, या ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। सिर्फ नॉट ओनली दिस एमसीक्यू, बट आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है ना, ये चीज पूछी जा सकती है, मे भी कभी पूछ ले कोई आपसे, तो आप इसको यहाँ पे वैसे लिख लें। जो हमारे पास डाइट होती है, डाइट के अंदर कैलोरीज होती है ना, आप कुछ भी खाते हैं तो वो आपको कैलोरी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। तो जो हमारे पास कैलोरीज होती है ना, कैलोरीज ग्रेटर होती हैं अमाउंट में देन जॉल्स। ठीक है, कैसे होती हैं आप ये देखें, कैसे होती हैं तो हम ये देखते हैं कि एक कैलोरी में कितने जॉल्स होते हैं। आप लोग रोज खाना खाते हैं, इतना तो पता होना चाहिए आपको। एनीवन, ये एमसीक्यू भी आया था एक दफा। 1 calorie equals how many joules? 4.1, I think 773. Samreen, you are right. बिल्कुल गुड जी। 1 calorie is equals to is 4.186 जाउल्स। ठीक है ना, यानी कि आप 1 कैलोरी लेंगी तो उससे आपको इतने जाउल्स मिलेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे हम नीचे लिख भी लेते हैं, एक और चीज लिख देते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। आप लोगों को चूंकि हलवा खाने की आदत है पका पकाया, तो चलें आपको आज हलवा खिलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना देखेंगे क्या करना है। अच्छा जी, कैलोरी की आप लोग यहाँ पे लिख लें। कैलोरी क्या है जी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीज बिकॉज बड़ा लफ्ज है, तो अगर मैं इस तरह एरो डालूं तो दिस ऑल्सो मीन इंक्रीज, बट चले मैं अभी लिख देती हूँ। ठीक है, टू इंक्रीज टेम्परेचर of 1 gram of water from कितने से 14 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड का तो मेरे पास यहाँ कोई वो नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, यानी कि 1 kg ऑफ वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता है फ्रॉम 14 डिग्री सेंटीग्रेड से टू 15। ठीक है ना, बेसिकली ये हीट एनर्जी। कैलोरी क्या होती है? जब भी आप का शुगर लेवल या कुछ भी डाउन हो रहा होता है तो आप कुछ इनटेक करते हैं तो आपको उसको कैलोरीज मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करती है। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज यहाँ पर लिख लेंगे, तो कैलोरी की बात हो गई, और यहाँ पे वी ऑल्सो हैव अ किलो कैलोरी। ठीक है ना, किलो कैलोरी क्या है? ये लिखें जी, किलो कैलोरी व्हाट इज, this is the heat to increase temperature of 1000 grams of water of 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कैलोरी में क्या है? कैलोरी में 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना था। किलो कैलोरीज में क्या है? 1, हम कहते हैं ना 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट का एक तरह से अप्लाई हो रहा है। अगर आप देखें तो कैलोरी में अगर आपकी 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो रहा है, तो किलो कैलोरी में आपको इंक्रीज टेम्परेचर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर का चाहिए, और वो भी 1 डिग्री होगा। बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। एनी क्वेश्चंस? अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछें, वरना आई विल मूव ऑन।
अच्छा, और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ बात कर दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स में क्या आता है। This is, although this is a demo class, but students, this is a प्रॉपर टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको ऐसा नहीं समझना कि बस ये डेमो क्लास है और ये सिर्फ कुछ रफ सा आइडिया आपको मिल रहा है, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर टॉपिक। ये अभी खत्म होने के बाद आप जाके बेशक आप इसको खुद स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या है जी? बायोमोलिक्यूल्स लिखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स लिखें जी, बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? Biomolecules are molecules that occur naturally in living organism, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये नेचुरली अकर होते हैं। अच्छा, अब इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। दीज आर ऑफ, लिखते हैं, these are of different sizes and perform different functions, ठीक है। हमारे पास बेसिकली ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। इसको ऐसे जरा कर देते हैं हमारे पास ताकि एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। अच्छा, मैं कोई थोड़ा, मुझे ये बता दें, काइंडली फीडबैक दें, मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही, आप लोगों को समझ आ रही है या थोड़ा सा पेस स्लो करूं? कोई भी चीज़ है तो काइंडली लेट मी नो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स इसकी क्या क्या हैं? फंक्शन एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में वी हैव एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, then we have fats, then we have nucleic acid, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा, और बायोमोलिक्यूल्स बने हुए किसके होते हैं? व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? तो जी दे आर मेड अप ऑफ, क्या क्या, सॉरी, मैं ना असल में बहुत कम कम यूज करती हूँ जूम, तो ये मेरे से बस हो जाती है मिस्टेक। कोई चीज कहाँ चली जाती है, कोई चीज कहाँ उड़ के चली जाती है। अच्छा, तो चले अभी हम देखते हैं। अच्छा, मेड अप ऑफ भी लिखने की जरूरत है आप लोगों को। मैं सब किस किस से बने होते हैं जी? अब हमारे पास यहाँ पे कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ लिया। बायोमोलिक्यूल्स कहाँ अकर होते हैं? हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे अंदर अकर होते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट साइज के होते हैं और अपना अपना हर एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, खत्म बात। अब हम देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स बने किस चीज के होते हैं। तो ये कार्बन के भी बने होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन के होंगे, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ठीक है, देन देयर इज sulfur, okay? Then there is phosphorus। ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपको बुक में लिखी भी ना मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि मिलेंगी, अगर नहीं है तो चले आप पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन, तो ये मेड ऑफ का मतलब कॉम्पोजिशन ही नहीं होता मिसबा, मिसबा अली, या आप कॉम्पोजिशन से कोई और मीनिंग ले रही हैं? अच्छा, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स की टाइप क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम
बायोमोलिक्यूल्स की टाइप करते हैं अब। अच्छा, यहाँ पे लिखें जी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो हमारे पास कितनी तरह के कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स है भी हम वो देखने लगे हैं। और बिस्मिल्लाह, चलें जी, तो हम कार्बोहाइड्रेट से करते हैं स्टार्ट यहाँ पे। अच्छा जी, अब कार्बोहाइड्रेट्स की हम पढ़ने लगे हैं नीचे प्रॉपर्टीज क्या है क्या नहीं है, किस तरह से बनते हैं किस तरह से नहीं बनते हैं। तो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट में आप लिखें कि कार्बोहाइड्रेट जो है जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, इसका जो 5% होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। 5% ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज है, ये क्या है? दिस इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। जब भी आपका शुगर लेवल डाउन है इन एनी केस, या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, बीपी लो गया है, जरा सी ठंड ठंड लगी है, कुछ भी इस तरह की, तो आपका फौरन से वो जो एनर्जी लेवल डाउन हो रहा होता है ना, तो आप सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से कर लेते हैं, तो आपका उससे सबसे ज्यादा एनर्जी बूस्ट होती है, ठीक है। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह से है? इसमें डेट्स आती हैं हमारे पास, जिनको हम खजूरें कहते हैं, ठीक है। डेट्स आ गई हमारे पास, फिर हमारे पास इसमें शहद आता है, हनी। शहद आप फौरन लें, उससे आपका बीपी शुगर लेवल वट एवर वो थोड़ा सेट हो जाता है, एनर्जी बूस्ट हो जाती है, ठीक है ना। आप मिल्क लेते हैं, फिर आप इसमें आपके पास सीरियल्स आ जाते हैं और फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा अगर कोई और चीज ऐड होती है तो आप यू कैन ऐड दैट एज वेल, ठीक है ना। ये हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में कर ली बात, ठीक है। अच्छा, अब जो एक और चीज कार्बोहाइड्रेट्स की हम पढ़ते हैं ना, वो हम ये लिख लेते हैं। सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो हमारे पास ये विजिबल नहीं है, येलो कलर है ना, कोई और कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। नहीं, ग्रीन हम प्रोटीन के लिए रखेंगे, हम ब्लू ले लेते हैं। कोई कलर्स मजे के होने चाहिए ना, पढ़ते हुए मजा भी आए, स्लाइड्स आप बाद में पढ़ें तो आपको बोरिंग ना लगे। अच्छा, 1 ग्राम में कितनी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं? 3.8 कैलोरीज, ठीक है ना। 3.8 कैलोरीज होती हैं, और 4 कर लें इसको अगर राउंड ऑफ करना है, ठीक है। और 1 kg में आपके पास कितनी होती हैं जी? 1 kg में आपके पास होती हैं 3800, ठीक है, 3800 कैलोरीज, ठीक हो गया। पर्पल, ओह चले नेक्स्ट में पर्पल चूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन किस तरह की है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अच्छा, क्लासिफिकेशन हम कार्बोहाइड्रेट्स की किस बेसिस पे करते हैं? किस बेसिस पे करते हैं? कोई आइडिया आप लोगों को? कौन आंसर करेगा जी? On the basis of carbon atoms, on the basis of sugar molecules, basically number of हम देखते हैं जी कि शुगर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है। ठीक है, जो हम क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की करते हैं वो हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास कितने शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। सो वी हैव हियर, जगह हमारे पास थोड़ी सी बच गई है, और लिखना मैंने ज्यादा सारा है, तो क्या करें जी, कुछ करते हैं, कोई हल निकालते हैं, इधर कुछ करते हैं।
मोनो, सबसे पहले मोनोसैचराइड्स हैं, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं, देखिए मैं डॉक्टर तो कोई हूं नहीं और मैं कोई बायो साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, और स्पेलिंग्स गलत हो गए ना तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैडम ने गलत पढ़ा दिए थे और हम भी पेपर में वही लिख कर आ गए हैं, पता चले 5 नंबर के सवाल में से 0 आ रहे हो क्योंकि स्पेलिंग सारे गलत थे और मैडम ने गलत लिखवाए थे। ये काम नहीं करना आपने ठीक है। अच्छा, ये जो मोनोसेचराइड्स हैं, मोनोसेचराइड्स में ना ये है मोनोसेचराइड्स में लिखे। अच्छा मैं इसको ना थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में बना देती हूँ कि जब आप लोग करेंगे एग्जाम्पल। अब जब मोनोसेचराइड्स की एग्जाम्पल ना ऐसे बनाते हैं छोटी सी, ये हम एक माउंटेन बनाने लगे हैं, ठीक है, पहाड़ी बना रहे हैं हम, और पहाड़ी में हम यहाँ पे डालने लगे हैं ग्लूकोज। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स को देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं मोनोसेचराइड, जिसमें एक हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होगा, डाइसेचराइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, ओलिगोसेचराइड्स में हमारे पास 3 से 9 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो बेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, मोनो मींस वन शुगर मॉलिक्यूल वाला कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, हम वो देखने लगे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी लिखें ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। देन यहाँ पे लिखें, छोटू छोटू करके लिखना है हमने, यहाँ पे बड़ा बड़ा नहीं लिखना। फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज शहद है। उर्दू लिखनी आती है ना आप लोगों को, या आप लोगों ने साथ खुद लिखना है? मैं उर्दू शुर्दू नहीं लिख पा रही बिल्कुल भी, ठीक है। शहद, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, और यहाँ पे आप एक और लिख लें गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में आपके पास दूध आ जाता है, आपके पास दही आ जाती है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अच्छा सेकंड देखते हैं जी। सेकंड हमारे पास कौन सा है? सेकंड वी हैव डाइसेचराइड, ठीक है। डाइसेचराइड हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 2 में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल, बोरिंग तो नहीं लग रहा टॉपिक आप लोगों को? कुछ समझ आ रही है? कुछ आप लोगों के दिमाग में जा रहा है थोड़ा थोड़ा या नहीं? यू आर ऑल न्यू टू दिस, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैडम क्या पढ़ा रही हैं, क्या लिखवा रही हैं? ठीक है। अच्छा, डाइसेचराइड हमारे पास हो गया। इसके बाद हम जी करेंगे डाइसेचराइड में, देख लेते हैं वी हैव सुक्रोज, यहाँ पे लिखें जी, we have sucrose, then we have maltose। अच्छा, I always say there is, हमेशा ह्यूमन एरर रहता है, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर। आई एम नॉट परफेक्ट। किसी बुक में कोई चीज लिखी होती है तो वहां पे भी किसी स्पेलिंग की या किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन की मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग एक दफा उसको बेशक चेक कर लिया करें अपनी तसल्ली के लिए। लैक्टोज, ठीक है। ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज चीनी है, सुक्रोज चीनी है, देन माल्टोज, देन लैक्टोज। मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को ना बेसिकली एक ही पेज पे करना था। अब ये एक डायग्राम, डायग्राम क्या है मैं इधर ही लिख देती हूँ यहाँ पे। इसके बाद ना मोनोसेचराइड के बाद वी हैव ओलिगो, ओलिगोसेचराइड, ठीक है। इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 to 9 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वी हैव पोली मीन्स मैनी, ठीक है। पॉलीसेचराइड्स, पॉलीसेचराइड्स मीन मैनी, और इसमें आपके पास 4 आ जाते हैं। 1 मिनट जी, मैं नीचे लिख रही हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे बताएं आप लोगों को
नजर आ रहा है बोर्ड? आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस कैन सी इट. ठीक है, पोली में मैंने होते हैं बेसिकली, तो मैं ये ना डायग्राम के थ्रू बस आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जब आप लोग नेक्स्ट स्लाइड्स खोलें तो आप लोगों को बस पढ़ने में आसानी हो. ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या किया हमारे पास? यहाँ हमारे पास स्टार्च है, देन वी हैव chitin, then we have glycogen, and last but not the least यहाँ पे लिख ले cellulose. ठीक है, written slides should be राशिद अली, आपको क्या समझ नहीं आ रहा प्लीज बताएं. थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है. अच्छा, आप लोग पूछ लें साथ साथ आप लोगों को क्या चीज नहीं समझ आ रही. आप लोग मेरा ख्याल साइंस बैकग्राउंड के नहीं है. जो साइंसेस के होंगे उनको तो समझ आ जाएंगी, जो फिर मैथ्स के होंगे मेरा ख्याल है उनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे वो. जिसने और ये सवाल किया कि रिटर्न स्लाइड नहीं है, बच्चे देखें, मैम इज माय टीचर एज वेल, मैं इनसे पढ़ चुका हूँ. अगर रिटर्न स्लाइड यहाँ पे होगा, हमने एक स्लाइड पढ़ानी है आपको, अगर उस स्लाइड को स्लाइड से पढ़ाना, पढ़ के पढ़ाना, मतलब वहां से रीड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं है. जिस तरह मैम आपको प्रेजेंटेशन दे रही है ना, इसी तरह आपको प्रेजेंटेशन पेपर में भी करेंगे तो आपके मार्क्स आपको एज इट मिलेंगे और बहुत ज्यादा मार्क्स अच्छे अचीव कर पाएंगे. ग्राफिकल वे में, फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना इट्स नॉट इजी टास्क, इट्स नॉट अ इजी जॉब. आपको किसी चीज में ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करना और जीएसए उसी में, उसी के पैसे, सॉरी जीएसए में उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं. जो आप फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे और ठीक है. चल मैम कैन कंटिन्यू रखें, सॉरी टू डिस्टर्ब यू. नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट. देखिए स्टूडेंट्स, अगर इफ यू वांट स्लाइड्स तो स्लाइड्स तो आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे और आप ये एक टॉपिक लिखेंगे तो आपको इसकी एक उनकी नहीं, राइटर की नहीं, काफी सारों की ढेर सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी. मुझे तो लगता है कि अगर आपने फिर साइड से पढ़ना है तो आप लोगों का क्लास में कोई बैठने का फायदा नहीं होगा. क्लास में तो आप लोग इसलिए बैठते हैं ना कि आप जब सुन रहे होते हैं चीजें, तो जो चीजें कुछ नहीं भी क्लियर होती वो क्लियर हो रही होती हैं, साथ साथ में लिख रही हूँ, साथ साथ अगर आप अपने नोट्स, आई एम नॉट श्योर आप लोग बना रहे हैं या नहीं, बिकॉज आधे लोग तो इस टाइम सो ही रहे होते हैं अपने बेड्स में. कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई रजिस्टर या पेन लेकर बैठा होगा और वो लिख रहा होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इस क्लास को भी बहुत नॉन सीरियस और बहुत लाइट सा लेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा आपको पूरे कोर्स में. अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एंड पे ये एक पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा और आपको इस तरह से, इसका कोई फायदा नहीं है. साथ साथ करें. और दूसरा स्लाइड्स वाली चीज है, तो स्लाइड्स का भी तो आपको अगर बनी बनाई यूट्यूब से कहीं से मिल रही है तो आप बेशक वो ले लें, आप बेशक वो पढ़ें. ऐसी कोई बात नहीं है. आप क्लास क्लास लें, स्लाइड्स, क्योंकि स्लाइड्स का कोई फायदा नहीं है. मैंने तो बस वो बोल के पढ़ देना है, वो आपको भी पढ़ना आता है, वो मुझे भी पढ़ना आता है. तो उसके अंदर प्रोडक्टिव चीज क्या होगी, मुझे इसकी समझ नहीं है. मेरा तो यही वे है पढ़ाने का, और अगर कोई एडिशनल चीज होती है तो मैं स्टूडेंट्स को वो दे देती हूँ साथ. बाकी एज अभी आप लोग पढ़ लें, मैं मैम को लास्ट में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो फिर आप लोगों को इनकी वैल्यू का पता चल जाएगा. मैम कैन कंटिन्यू. जी जी प्लीज. ओके, थैंक यू. Okay. अच्छा, नेक्स्ट माजरत. हम प्रोटीन्स देखते हैं अब. ठीक है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स क्या क्या हैं जी? प्रोटीन्स क्या मेक करते हैं? 18% ऑफ बॉडी, 18% ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ह्यूमन का भी साथ लफ्ज लिख दीजिएगा. ठीक है ना. प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी. ठीक हो गया.
और ये हमें किस किस चीज से मिलते हैं? वी गेट इट फ्रॉम बीन्स, जो हम लेते हैं, पल्सेस, दालें खाते हैं। देन वी हैव फिश से हमें प्रोटीन मिलती है, एग्स से मिलती है प्रोटीन। देन वी हैव व्हाट एल्स, मीट, मीट गोश्त से हमें मिलती है। ठीक है, ये कुछ सोर्सेज हैं। तो इन सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिलती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रोटीन की अमाउंट यहाँ पे देखते हैं। प्रोटीन की क्या है जी, 1 आपके पास जो ग्राम्स हैं उसमें कितनी होती हैं? 4.3 कैलोरीज होती हैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, 4.3 कैलोरीज होती हैं। और 1 किलोग्राम में आपके पास कितनी होती हैं? 4300 कैलोरीज। ठीक है, इसका तीनों का यूं ऐसे कंपैरिजन आपके सामने आ जाएगा, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। और जिस तरह मैं ये लिख दिया है, इसको ब्लू में मैंने लिख दिया है, इसको मैंने ब्लू में लिख दिया, तो अब वो जो कलर से जब आप खुद पढ़ रहे होंगे खोल के, तो आपको बच्चों बच्चों अच्छा। देन वी हैव, हमने देखना है तो जो प्रोटीन्स बने होते हैं ना, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? हमारे पास हम प्रोटीन्स में नंबर ऑफ अमाइनो चेन्स होती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में तो हम नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स देख रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स में हम क्या देख रहे होते हैं? प्रोटीन्स में ना, मैं यहाँ छोटा छोटा करके लिखती हूँ। प्रोटीन्स के हम अंदर देखते हैं हमारे जो अमाइनो, यहाँ पे लिखती हूँ, इनकी क्लासिफिकेशन कैसी होती है? बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल से है। इसकी क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? हम देखते हैं नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, नंबर ऑफ अमाइनो चेन, सॉरी अमाइनो एसिड कह रही हूँ, आई एम सॉरी, अमाइनो चेन। ठीक है, अमाइनो चेन हम देख रहे होते हैं। और जो अमाइनो चेन है ना, अमाइनो चेन में जो आपके पास ये अमाइनो चेन होती है ना, ये अमाइनो इज, मैं लिख भी देती हूँ आप लोग, अमाइनो इज NH, ये 2 नीचे आता है 2 के साथ। ठीक है, आप इसको नेट पे सर्च करें। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपके पास किस तरह से नंबर ऑफ चेन्स की बेसिस पे हम क्लासिफाई, अमाइनो चेन्स की बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं अपने प्रोटीन्स को, या ये कह लें कि प्रोटीन्स किससे बनती हैं? प्रोटीन अमाइनो चेन से बनती हैं। और अमाइनो चेन्स को हम फिर क्लासिफाई करते हैं किसके अंदर कितनी अमाइनो चेन्स होनी चाहिए। ठीक है, ये किस तरह से कितनी अमाइनो चेन्स होती हैं तो कौन सा बनता है। तो इसकी बहुत इजी सी क्लासिफिकेशन है। ये मैं ऐसे कर देती हूँ बिकॉज वी हैव थोड़ा सा जगह का इशू है। तो मेरी आवाज आ रही है सबको? कैन यू hear me, students? ओके, बड़ी खामोशी हो गई थी। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मैंने कहा आप सब सोने चले गए हैं, मैं तो बस ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, फिर पूछ तो लूँ ना, कोई जाग रहा है तो मैं पढ़ाऊँ। अच्छा, हम इनको क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी के बाद देन वी हैव सेकेंडरी। मैं नहीं पढ़ाती, ऐसे करें आप ही पढ़ा लें, या आप हमें डूडलिंग सिखा दें। ये आर्ट्स की क्लासेस आप देना शुरू कर दें, हम भी आपसे आर्ट्स की क्लासेस लेते हैं। टर्शरी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी प्रोटीन, secondary protein, tertiary protein, and then we have the last one is
यहाँ पे इसको ऐसे करें, ठीक है, क्वाटरनरी प्रोटीन्स। तो अब इसके अंदर जो है क्वाटरनरी में ना मैं आपको एक दे देती हूँ क्या क्या आता है, एग्जाम्पल ले लें या कुछ भी इसमें आता है आपके पास। इट इंक्लूड्स हीमोग्लोबिन, ठीक है, और इट इंक्लूड्स इंसुलिन, देन इट इंक्लूड्स पेप्सिन, और एक और चीज इसमें आती है, हाँ पेप्सिन, ठीक है, ठीक है जी, ये इसमें आते हैं। और जब आप वैसे डायग्राम बना रहे होंगे तो इसमें आप यू कैन यू नो डू दिस के ये जो प्राइमरी है ना, चूंकि प्राइमरी में एक ही होती है तो प्राइमरी प्राइमरी है, प्राइमरी की ना ये मैं लाइन ऐसे बना रही हूँ, ठीक है ना, ये प्राइमरी है, कुछ इस तरह से होती है, क्योंकि प्राइमरी 1 मींस नंबर ऑफ माइनर चेन्स 1 होती हैं, सेकेंडरी 2 है तो सेकेंडरी में ये ऐसे और कुछ ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि पता चले कि 2 चेन्स हैं, ठीक है। टर्शरी, just give me 1 second students. अच्छा, हम क्या पढ़े थे जी, अच्छा हम चेन्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन वी हैव टर्शरी। टर्शरी में हमारे पास 3 आ जाएंगी, 3 ऐसे ऐसे ऊपर नीचे सी करके बना दें बस। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्वाटरनरी है तो इसके अंदर और थोड़ी सी ज्यादा आ जाएंगी, और इसको आप कुछ ऐसे 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 करके बस यूं से शो कर दें, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, हो गए प्रोटीन्स। अच्छा, वी आर डन विद प्रोटीन्स एंड वी आर लेफ्ट विद वी आर लेफ्ट विद द फैट्स। आखिरी करते हैं, जल्दी जल्दी बस डन करते हैं इसको। फैट्स में यहाँ पर कर देती हूँ, लिखना थोड़ा ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंड देन वी हैव, यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा फैट्स, ठीक है, फैट्स, ठीक है। अच्छा जी, फैट्स हमारे पास क्या होते हैं, फैट्स भी कह सकते हैं इनको, ऑयल भी कह सकते हैं। बेसिकली जो सॉलिड होते हैं ना रूम टेम्परेचर पे, वो फैट्स कहलाते हैं, और जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो ऑयल कहलाते हैं। इसकी एक बड़ी मेन एग्जांपल है, अगर आप लोग शॉपिंग पे जाएं, मार्ट्स में जाएं, मार्केट्स में जाएं, तो वहां पे आपको इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल मिल सकती है। मुझे कोई बताएगा कि कौन सा वो फैट है जो कि दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल एट the other temperature, liquid at other temperature. कुकिंग ऑयल, मार्जरीन ऑयल, घी, कोकोनट, हाँ बिल्कुल, मैं ना जिसकी बात कर रही थी वो बेसिकली कोकोनट ऑयल था, जो पाम ऑयल था। जब आप डब्बे में ले रहे होते हैं तो वो सॉलिड होता है, और फिर जब आप उसको थोड़ा सा टेम्परेचर में लेकर आते हैं, गर्म करते हैं, तो वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा चलें आगे चलते हैं जी। 10% इसकी परसेंटेज देखते हैं। 10% ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये थोड़ा अच्छा, 10% ऑफ
ह्यूमन बॉडी है, ठीक है जी। और ये क्या करता है, मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इसके लिए यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये कितने ग्राम्स में कितना अवेलेबल होता है, तो हम वो देखते हैं। और अच्छा, यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि कितने ग्राम्स में अवेलेबल होते हैं फैट्स, तो जी 1 ग्राम में इज इक्वल्स टू 9.8 कैलोरीज, ठीक है। और 1 किलोग्राम में कितनी होती है, इज इक्वल्स टू 9800 कैलोरीज, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये कैन आई रब दिस विद रबर, ये जो रेड सी किसी ने लाइनें शाइनें यहाँ मार दी हैं, एनीवन नो इसको कैसे मिटाते हैं? आंसर अटेम्प्ट की वर्ड्स काउंटिंग लिमिट क्या है इन जीके 1 पेपर फॉर 5 मार्क्स? आंसर लिमिट कोई भी नहीं है बच्चे, सॉरी मैम, नहीं। अच्छा, चलें चलें, खैर इट्स ओके। मिसबा अली, मुझे नहीं पता चला, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। मिसबा आप सो गई होंगी, आपका गलती से हाथ लग गया होगा, चलें कोई बात नहीं है, वी विल स्पेयर यू दिस टाइम, ठीक है ठीक है, इट्स ऑल राइट। अच्छा, अब आंसर शीट की एफपीएससी की कोई काउंटिंग लिमिट नहीं है। अब अगर उन्होंने आपसे पूछा है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स बताएं, तो आपने तीनों चीजें बतानी है, और तीनों चीजों के अंदर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है। अगर आप कोई चीज मिस करेंगे तो आपके मार्क्स ही कटेंगे, और तो कुछ नहीं कटेगा। देर इज नो लिमिट। अगर आपका 5 मार्क्स का आंसर कोशिश करें, एक जो पूरा शीट जिस पे आप लिख रहे हैं वो, और शीट की दूसरी साइड हाफ, ठीक है। थोड़ा सा हेडिंग्स बनाकर लिखें, चीजें इस तरह की लिखें ताकि आपकी इस तरह 2 पेजेस बन जाएं, कवर हो जाएं, ठीक है जी। इट्स ओके इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल राइट। चलें, इतना सॉरी नहीं करें, कोई मसला नहीं है, हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। अच्छा चलें, अभी हम देखते हैं कि हम फैट्स की बात करें तो फिजिकल स्टेट की बेसिस पे इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, किस किस तरह से ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इसकी क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है। अच्छा, मैंने देखा आप लोगों को, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगता है गपशप करके, बातें करके, ऐसा है या ये मेरा assumption है? आप लोग बड़े विजिलेंट होते हैं, जब मैं कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछता हूँ आप लोग फौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। अच्छा, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन हम किसकी बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। अच्छा जी, मैं तो हर आंसर लिमिट 600-700 वर्ड्स हैं फॉर 20। जी जी, गुलाम मोहम्मद, वो 20 मार्क्स का सवाल होता है। यहाँ पे आपके पास जो सवाल है वो अगर 5 मार्क्स का है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली इतनी इन्फॉर्मेशन, आपने मार्क्स को ना देखा, आप इन्फॉर्मेशन को तो एटलीस्ट देखे ना कि आप वो पूरी दे रहे हैं। अब आप इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं दे रहे और आप मार्क्स को देख रहे हैं, 5 मार्क्स का 1 पेज पूरा हो गया है, चलें जी बस खत्म बात, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना आपने, जो इन्फॉर्मेशन उसकी बनती है वो तो एटलीस्ट उसको पूरी दें। फिजिकल स्टेट की बात कर रहे थे जी, फिजिकल स्टेट पे आ जाए नीचे, तो फिजिकल स्टेट की बेसिस पे वी हैव सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड जो हमारे पास फैट्स होते हैं, हाउ डू आई डू दिस, आई विल डू इट लाइक, ऐसे कर देती हूँ, ठीक है ना। सैचुरेट, सॉरी जी, स्पेलिंग गलत हो गए हैं हमारे पास, सॉरी, हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड में हमारे पास ना क्या होता है कि दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो सैचुरेटेड हमारे पास फैट्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। और इनके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, सॉलिड होते हैं, और इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड किसका होता है, कार्बन टू कार्बन, इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, और इनके इधर ही मैं आपको लिखवा देती हूँ साथ ही, बिकॉज जगह थोड़ी कम है, आई डोंट वांट कि मैं अगले पेज पे जाऊं। तो ये सॉलिड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आप लिख लें
इसमें आता क्या क्या है, इसमें आता है जी इसमें आपके पास चीज जो मार्केट में होती है, ठीक है, आपके पास मक्खन, आपके पास घी, आपके पास केक्स जो मार्केट में मिल रहे होते हैं, फिर आपके पास कोकोनट ऑयल, देन देयर इज पाम ऑयल, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं ना, मतलब देखिए आपके पास चीज है, तो वो चीज अगर आप फ्रिज में पड़ी हुई है, कहीं भी बाहर पड़ी हुई है, तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होती है, ठीक है। वो फैट जो होता है वो सॉलिड होता है, वो फैट आपको प्रोवाइड करता है वो। लोग यूजुअली देखें जो बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे होते हैं, और वो बनिस्बत उन लोगों के जो वेजिटेबल्स खाते हैं ज्यादा मोटे होते हैं, जो बर्गर्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ास खा रहे हैं, इस तरह की चीजें खाते हैं, वो ज्यादा हेल्दी होते हैं। हेल्दी भी तो नहीं होते, वो मोटे होते हैं, वो वेट गेन कर लेते हैं, उनके अंदर फैट ज्यादा आ जाता है, चर्बी ज्यादा आ जाती है। चर्बी किस चीज से आती है? चर्बी इन चीजों के खाने से आती है। जो आप चीज इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, आप मक्खन लेते हैं, घी लेते हैं, केक्स बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, और सो ऑन सो फॉर, ठीक है ना। कोकोनट में जरा सी ओ मिसिंग हो गया, इसके स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल। जो कोकोनट ऑयल है, स्पेशली जब आप इसका डब्बा खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में, ऑल्दो ये बालों का तेल है, आपके पास जो सनफ्लावर जो सरसों का तेल है, या सोयाबीन तेल है, या कोई भी और ऑयल है, वो सारे लिक्विड होते हैं, ठीक है। ये ऑयल ऐसा है जो आपको डब्बे में मिलेगा, और वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और जब आप इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें होता सिंगल बॉन्ड ही है, और ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, सैचुरेटेड की हमने बात कर ली, एंड देन वी हैव नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, यहाँ पे बस जल्दी जल्दी देखें, सेकंड इज अनसैचुरेटेड, ठीक है जी। अच्छा, अब अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड्स होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, आप लोगों को नीचे नजर आ रहा है? काइंडली मुझे बता दें, स्लाइड, इज इट विजिबल? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड किसका होता है? कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, ठीक है जी। और दैट इज इट हो गया हमारे पास बायोमोलिक्यूल में। और एक सेकेंड, अच्छा चीज मैंने आपको और बतानी है। लास्ट लाइन नजर नहीं आ रही हसनैन? कौन सी लास्ट लाइन डबल बॉन्ड की नजर नहीं आ रही है? थोड़ा सा ऊपर कर दूं, क्या करूं? मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ। अच्छा, ऐसे कि आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग रिकॉर्डिंग में जब सुनेंगे तो आप लोगों को तब शायद मैम थोड़ा ऊपर कर दें। मैं इसको ऊपर कर सकती हूँ? आई एम नॉट श्योर मैं इसको ऊपर कर सकती हूँ। अच्छा, मैंने वैसे लास्ट लाइन में कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे तो ये डायग्राम थी, यहाँ पे ये है, देयर इज, ये क्वार्टरनरी हमने प्रोटीन देखे हैं, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बने हुए हैं, बस यहाँ पे एंड ही हो रहा है, ठीक है। मैंने और कुछ भी नहीं लिखा। हाँ चलें, गो डिलीट लिया है। जब रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ना, आप उसमें से स्क्रीनशॉट ले सकेंगे, ठीक है, जो आपको मिलेगा। तो मुझे बताएं कि अभी आपने थोड़ा सा एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्लियर। जिसको जो चीज नहीं समझ आई, जो सो रहे थे वो जाग जाएं प्लीज, और 2 मिनट के लिए अपनी नींद कुर्बान कर दें। हमने क्या पढ़ा? हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े। हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या थे। बायोमोलिक्यूल्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचुरली अकर होते हैं, और ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं, और इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल्स में देखा कि बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, देन देयर आर प्रोटीन्स, देन देयर आर फैट्स, एंड देन देयर आर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अच्छा,
अब ये बनते किस किस के हैं, इनमें कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं, नाइट्रोजन होता है, देन देयर इज ऑक्सीजन, सल्फर एंड देन देयर इज फॉस्फोरस। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन ये करता है कि मैम ये मेड अप ऑफ, तो आपने ये लिखवा दिया है कि ये चीजें ये इस्तेमाल कहाँ पर हो रही हैं, तो जो कार्बन है ना, ये देखें कार्बन में, ये हमने फैट्स में देखा, तो ये कार्बन के बॉन्ड्स हैं। ठीक है, कार्बन के बॉन्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। फिर अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो प्रोटीन्स में हमारे पास अमाइनो चेन है, और अमाइनो चेन नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से बनी हुई है। ठीक है। और शुगर मॉलिक्यूल का मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, ये लिख लें, C6H12O6 होता है। यही होता है ना, जरा चेक भी कर लें। हाँ जी, केमिस्ट्री वाला, मेरे केमिस्ट्री वाले बच्चे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर। अनिला, ये तो आप सर्च करके बताएंगी ना, ये तो आंसर अब आप बताएंगी, सारा कुछ मैंने ही बताना है, कुछ आप भी तो बताएं ना, इनपुट दें अपनी। चलिए जी, समझ अनिला का लीजिए। क्वेश्चन है, शी इज आस्किंग कि विच वन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गन बिल्डिंग। किसी को पता है कोई तो आंसर बता दे प्लीज। ठीक है, चलें जी, मेरा फॉर्मूला तो ठीक हो गया ना, C6H12O6। चले, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें ये जो शुगर का फॉर्मूला है ना, C6H22O11। हाँ जी, प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। अच्छा, अनिला सारे कह रहे हैं प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। अच्छा, क्लासिफिकेशन तो हम इसको एक दफा गो थ्रू कर रहे थे, हम टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हमने देखे हैं, जिनमें वी स्टडीड कार्बोहाइड्रेट्स, देन वी स्टडीड प्रोटीन्स, एंड देन वी स्टडीड फैट्स। ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में 5% ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन 18% human body is proteins, and then 10% is human body is fats। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉरन प्रोवाइड करते हैं, डेट्स, हनी, मिल्क, सीरियल्स, फ्रूट्स से ये इंस्टेंट सोर्स देते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं बॉडी के, ठीक है ना, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। अनिला, जो आप क्वेश्चन कर रही थी, इतना बड़ा बड़ा सब्ज रंग में यहाँ लिखा हुआ भी है, और आप पूछ रही हैं कि ऑर्गन बिल्डिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, खैर, और उसके बाद फैट्स आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो अच्छा, उसके बाद हमने इनकी कैलोरीज देखी है यहाँ पे कि 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज होती हैं, और 1 किलोग्राम्स में कितनी होती हैं। ठीक है, हमने फिर इनकी क्लासिफिकेशन देखी है। क्लासिफिकेशन हमने कार्बोहाइड्रेट्स की शुगर मॉलिक्यूल्स की बेसिस पे देखी है, और अगर तो आपके पास एक शुगर मॉलिक्यूल है तो वो मोनोसेचराइड है। मोनोसेचराइड में हमारे पास फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज इज शहद, हमारे पास ग्लूकोज है, और हमारे पास गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज में आपके पास दूध और दही वाली चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद डायसेचराइड है, इसके अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें सुक्रोज है, इसमें हमारे पास माल्टोज है, इसमें लैक्टोज है। सही। ओलिगोसेचराइड में 3 से 9 आपके पास शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड देन वी हैव पॉलीसेचराइड्स जिसमें मैनी होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसकी ये एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद हमने प्रोटीन्स देखे। प्रोटीन्स में भी स्टडीड किए, हमारे पास प्रोटीन्स को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, अमाइनो चेन की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। अमाइनो इज NH2, ये 2H के नीचे आता है। ठीक है, और इसके साथ हमने देखा कि अमाइनो चेन्स 4 इसकी क्लासिफिकेशन में 4 हैं, प्राइमरी अमाइनो चेन्स, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। देन लास्ट वाज द फैट्स, और फैट्स को हमने क्लासिफाई किया उनकी फिजिकल स्टेट के ऊपर, देयर आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड में हमने देखा है कि वो सॉलिड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड होता है, एग्जिस्ट उनके अंदर करता है, कार्बन कार्बन। ठीक है, और इसीलिए जब आप इसको मक्खन या घी शी गरम शरम चीज में जब रखते हैं तो ये बॉन्ड टूट भी जाता है। ठीक है। अच्छा, और अनसैचुरेटेड में आपके पास ऑयल्स और लिक्विड्स आ जाते हैं, और इसके अंदर डबल कार्बन बॉन्ड होता है। अब बताएं। अच्छा, जी जी, आप एग्जाम बिल्कुल डाल सकती हैं, बिल्कुल एग्जाम। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे जगह भी खत्म हो गई है, जो मैंने मेजर चीज आपको बतानी थी वो बता दी। अगर कुछ मिसिंग हो गया यहाँ से तो आप अपने बुक से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है।
ईश्वर बच्चे आप YouTube पर चले जाएं, हमारा ओरिएंटेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उस वीडियो में देख लें। स्पेशल सीएसएस के बारे में डिटेल में मैंने गाइड कर दिया था, आप काइंडली वो देख लें एक बार। ठीक है मैम, इनकी आवाजें खोल दें। जी जी प्लीज खोलें प्लीज, ये बेचारे डम एंड डेफ बैठे हुए हैं, बड़ा मुश्किल है ऐसे बैठना, आवाजें खोल दें इनकी। हाँ जी, आप लोगों के हमने गलों की आवाजें वापस दे दी है। बहुत शुक्रिया सर। आप पूछें। किसी को कुछ पूछना है? लेक्चर को छोड़ के अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क, और अगर इस लेक्चर से कोई क्वेश्चन है रिलेटेड तो मैंने तो काफी डेप्थ में समझाया है अपनी तरफ से। बुक खोलेंगे तो आपको बुक में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है ये सब कुछ मिल जाएगा, और कुछ नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा नेट से सर्च कर लें। डिले होने के बाद स्पेशल सीएसएस, डिले विले कोई नहीं हुआ, बस 1 महीने के बाद दोबारा हो जाएगा, दोबारा स्केड्यूल आ जाएगा। एफपीएससी को आपने लाइट नहीं लेना, एफपीएससी अचानक से दिमाग आप फिर कर देगा। डिले आप इन सेंस कह सकते हो तकरीबन आप 15 डे 20 डेज मैक्सिमम 1 मंथ। समरी तो पास हो चुकी है, उन्होंने निकाल भी दिया नोटिफिकेशन, वो टेंटेटिव स्केड्यूल का होगा, 1 महीना ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि सीएसएस के एग्जाम्स है, देन पीएमएस है, फिर स्पेशल सीएसएस है, इसका क्लैश ना हो तो वो इस चीजों को मैनेज करेंगे। और कोई चीज तंग करती हो, परेशान करती हो, जिंदगी में कोई मसला सर मसाइल हो, पूछ लें। सर जी सर ये आपका जो टीचर्स हैं 4 महीने सेम ही रहेंगे टीचर, या बीच में चेंज होते रहेंगे? जो अभी डेमो क्लासेस ले रहे हैं वही रहेंगे बच्चे टीचर्स? आज आ पाए हैं या पहले तो ज्वाइन कर रहे हैं या पहले भी करते रहे हैं? मैं पहली बार कर रहा हूँ। अब बच्चे अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो हमारे हर सब्जेक्ट का टीचर ऑलमोस्ट चेंज है, और सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या सीएसपीज हैं या कुछ रेलिवेंट एक्सपीरियंस है जिनके 8 to 10 years एक्सपीरियंस। अगर मैं मैम की बात करूं तो अगर कोई मैम आयशा सिटी को जानता हूँ मरूम, आप उनके लिए मगफरत की भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह है। तो वो मैम उनके साथ पढ़ाती रही हैं, उनके बाद मैम के बाद उन्होंने कंटिन्यू किया था, मैम आयशा के बाद मैम असमा ने किया था। तो ये इनका शॉर्ट सा इंट्रो है। जीपीएमएस की तैयारी हो जाएगी इतने टाइम में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने टू बी ऑनेस्ट 15 डेज में की थी। ये और बात है मैं अच्छा जी, और कोई सवाल है वरना हम मीटिंग को यहाँ पर एंड कर दें, जो नेक्स्ट क्लास होगी तो पूछें। अगर लेक्चर से कोई सवाल है, और ये मैम आपको एज इट से ये स्लाइड दे देंगी। मैम हो जाएगा ना पीडीएफ में, और मेरे पास भी आई थिंक सो व्हाइट बोर्ड में मिल जाएगा। जी मिल जाएगा। जी जी लेक्चर एंड होता है तो उसके बाद मैं ये आपको ना स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने नहीं ली तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। ब्लॉक ऑफ बॉडी क्या है? राशिद आप सर्च करके बताएं, हम सब वेट कर रहे हैं आपका। ब्लॉक ऑफ बॉडी क्या है? और कोई एग्जाम सवाल? एग्जाम आपने देना है राशिद, मैंने नहीं देना, तो आप खुद भी थोड़ा सा सर्च करें, अपने साथ स्टिकी नोट्स रखें और उनपे ये इन्फॉर्मेशन लिखते जाएं, हमारे साथ भी बल्कि शेयर करें अभी। अच्छा, जिन जो लोग अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए उनको बता दूं कि इट्स 6th फ्री क्लास फॉर यू गाइस। उसके बाद आपकी 7th क्लास कल है। तो जैसे ही मेरे पास बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे ये फ्री क्लासेस खत्म हो जाएंगी, पहले बता दूं मैं।
अच्छा, कोई और क्वेश्चन है या मैम से रेलिवेंट? ठीक है, आई थिंक सो कोई क्वेश्चन नहीं है। जी जी। सॉरी सॉरी बच्चे, मैं ये इनको क्वेश्चन कर दूं, राशिद अली को जो पूछ रहे हैं क्या है। बेटा मैंने आपको भी बताया कि प्रोटीन्स आर द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। और फैट्स जो ऊपर पूछ रहे थे कि आपको ठंड लगती है, तो फैट्स आपको आपकी जो लेयर्स होती हैं जिसम पे, जिसको चर्बी कह रहे होते हैं, वो प्रोवाइड करती हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो ठंड को कितना रोक सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो आपको उस वक्त ठंड लगने के ऊपर जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, आप शिवर कर रहे हैं, आजकल सर्दियां हैं जिस तरह से, तो इफ यू टेक डेट्स, इफ यू टेक दूध में हनी डाल के, फ्रूट्स लेंगे, ड्राई नट्स, ये चीजें लेंगे, तो इनसे आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा जल्दी वार्म अप हो जाएगा। या आपको फॉरन एनर्जी देंगे, बूस्ट करेंगे आपकी एनर्जी को, फॉरन गर्म करेंगे, ठीक है। और ब्लॉक ऑफ द बॉडी क्या है, तो प्रोटीन्स जो हमने पढ़े हैं, दैट द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स या प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी हैं, जो आपके हेयर को, आपकी स्किन को, आपके मसल्स को, ये सब जो बनते हैं ये प्रोटीन से बनते हैं बच्चे, ठीक है। राशिद, आपने ना प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स के ऊपर एक यूट्यूब पे वीडियो जरूर देखनी है, इसलिए कि ताकि आपका थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई चीज कंफ्यूज ना करे। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपको समझ आ गए हैं, तो आप एक इसकी कोई छोटा सा क्लिप देख लें, ताकि आपको ना आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा प्रोटीन्स क्यों जरूरी हैं, किस लिए, और इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। तो आपको और भी चीज क्लियर हो जाएगी। बाकी जो आपका आंसर है वो मैंने कर दिया है। इसके अलावा इफ एनीवन एल्स किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आई एम हियर, यू कैन आस्क मी प्लीज। फिर हम क्लास एंड करते हैं। इट्स 9:25। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया है, और आप लोग अगर फीडबैक देंगे तो आई विल बी हैप्पी कि आप लोगों को वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा, और आप लोग व्हाट डू यू वांट के किस तरह से और होना चाहिए, बिकॉज स्लाइड से तो मैं नहीं पढ़ाती, मैं इसी तरह से पढ़ाती हूँ। मैम सब बहुत अच्छा रहा, काफी अच्छा। और आपको ये भी बता दूं, इस तरह से पढ़ाना ज्यादा मुश्किल है, स्लाइड से पढ़ाना ज्यादा आसान है। मैं कोशिश करता हूँ इस तरह पढ़ाऊं, लेकिन मैं इससे भागता हूँ नेस्ली। ठीक है, माशाल्लाह से सबको क्लियर है। चलें, गुड। चलो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो कि हम 9:45 पे स्टार्ट करेंगे। और फिर हम अपनी एमपीटी की क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सीएसएस की, ओके सर। जिसमें हम सीएसएस के एमसीक्यूज को भी करेंगे और एमपीटी को भी टच करेंगे, ठीक है मैम। मैम थैंक यू। जी जी प्लीज, ओके। चले, आप सब अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और गर्म चीजें खाएं पिएं, बिकॉज सर्दी है। और चलें, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। फिर हम मिलेंगे जब आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होंगी, ठीक है। थैंक चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी, अल्लाह हाफिज मरियम। यू। मैं क्लास में दोबारा लिंक शेयर करूंगा, सॉरी, आपके ग्रुप में, आप करनी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करना, ठीक है। आपकी आवाज मैंने पहचान ली। सर एक्सक्यूज मी सर, सिर्फ वन क्वेश्चन। जी। सॉरी सर, एक्चुअली मैं सर एक जरूरी काम से गया हुआ था सर, वहां पे भी सुन रहा था सर आपका लेक्चर सर। अनफॉर्चुनेटली सर कुछ मीटिंग की वजह से मैंने बंद कर दी थी। तो सर ये आपने खत्म कर दिया आपकी क्लास आपने? बच्चे ये मैम की क्लास थी, मेरी क्लास नहीं थी। मैम अच्छा अच्छा की क्लास थी। अच्छा। सर आपकी कब क्लास होनी है? मेरी क्लास इसके बाद है इंशाल्लाह ताला। टाइम बता 9 दीजिए सर। 9:45 पे हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। चलो चलो ठीक है सर, मैं